ओके ओके, बस हो गया, चलो। कह रहा हूँ हो गया, चलो अब देख लो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स कि एक ऐसी स्टेटमेंट या फिर एक ऐसा अकाउंट जो कैश का फ्लो दिखाता हो, ठीक है। दिस फ्लो कैन बी इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब कि चाहे पैसा आ रहा हो चाहे पैसा जा रहा हो, है ना, हमें वो रिकॉर्ड करना है। अब मैंने बताया बैलेंस शीट में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। उसमें हमें दो बैलेंस दे रखे हैं, एक प्रीवियस ईयर का दे रखा है, एक करंट ईयर का दे रखा है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो कैश है वो सिर्फ 50,000 से बड़ी है। यस और नो? अब जो ये पूरा चैप्टर है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि ये 50 कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज, इस चैप्टर का तो पता चल, सुनो 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 सुनो, बताऊंगा बताऊंगा, सुन तो लो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्वेश्चन जैसे ही आपके आगे आएगा आपको उसका आंसर पता लग जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। जो भी तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस होगा वही आपका आंसर निकल के आएगा। फायदा क्या हुआ मतलब? अब देखो मैं बताता हूँ। मैंने जस्ट इमेजिन अपना इंस्टीट्यूट खोला, ठीक है। अब मेरे पास ना महीने के, चलो इस बार के लगाते हैं, मान लो 4,500 रुपये आए, ठीक है। या ये कहो 4,000 हुए टोटल, ये मान लो कि मेरे पास 4,000 हुए। तो ये तो मेरे को पता है कि 4,000 हुए, ठीक है। लेकिन ये 4,000 कैसे हुए, मैं ये कहूँगा, मान लो तीन बच्चों ने मेरे को फीस दी 1,500 रुपये, ठीक है। चार बच्चों ने मान लो मेरे को फीस दी 1,500 रुपये। मेरा एक बच्चे के कोई चोट लग गई मान लो, उसको मैंने 500 रुपये के मेरे को देने पड़ गए उसे, कुछ भी मतलब उसके लिए मैंने दे दिए। बाकी 1,000 रुपये मेरे वहाँ चोरी हो गए, खो गए, कुछ भी हो गए। तो मिला जुला के मेरे पास 50, सॉरी 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 सॉरी, कितने, 4,000 रुपये हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है, ये तो मेरे को पता है कि 50,000 रुपये बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 50,000 रुपये में कहाँ कहाँ से कितने आए या फिर कहाँ कहाँ कितने गए थे, उन सब की इन्फॉर्मेशन कि ये 50,000 किस किस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब सर किस किस से मिलके बना हुआ है का आपका क्या मतलब है ना, किस किस के से आपका क्या मतलब है, देखो इसमें ना बेसिक, सुनिए सुनिए, बेसिकली तीन मेन चीज़ें होती हैं। तीन मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड अदर वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज, ठीक है। दीज आर द थ्री मेन, यू कैन से एक्टिविटीज जहाँ से हमारी कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ओके, नाउ देखो, अब ना क्या करना होगा हमें, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ये तीनों हमें अलग अलग दिखानी पड़ेंगी, तीनों हमें अलग अलग दिखानी पड़ेंगी। इससे पहले कुछ चीज़ें और देख लो आप। एक है हमारा एन पी बी टी, डेट इज नोन एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये भी हम, हाँ सुना सुना, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं पता आपको? पता है ना? तो देखो भाई, सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आएगी क्या, कि फिर चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कि हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट हो, या, ठीक है। कुछ भी ऐसा है जो कैश की टर्म्स में नहीं है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैन यू प्लीज़ गिव मी सम एग्जांपल्स जो कि कैश की टर्म में नहीं है लेकिन हम उससे प्रॉफिट या लॉस पे इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, इससे मेरा पीएनएल पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन भाई नहीं, हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुई। सबसे मेन एग्जांपल होता है डेप्रिसिएशन, है ना, amortization, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हैं कि क्या,
एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि कैश की टर्म्स में नहीं है, जो पीएनएल में आती हैं लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगी। सबसे पहली बात याद रखना, जो कैश की टर्म्स में है हम उन्हीं चीज़ों को दिमाग में रख करके चैप्टर करने वाले हैं। गॉट इट? उनको जान दो भट्टी में। अब बुक ने ना इसके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट बना के आपकी बुक में छाप रखा है, 1.5 पेजेस का। ठीक है, तो प्लीज़ उसे याद करने मत बैठ जाना, वरना, हाँ वरना, भैया नहीं, आप लोग पहले दिन ही हाथ खड़े कर दो, याद करने बैठ गए तो कि भाई मेरे बस की नहीं चैप्टर पढ़ना, ये चैप्टर नहीं है, ये खाई है पूरी, मैं नहीं खोल सकती इसमें। ठीक है, प्लीज़ उसे याद मत करना। ठीक है, चलो। अभी 3 चीज़ हमारे समझ में आ गई, वो अपने आप याद हो जाएगा आपको। 3 चीज़ समझ में आई क्या? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मेरे को सर नाम तो समझ में आ गए, इनके अंदर का बता दो थोड़ा थोड़ा। ठीक है बेटा, बताते हैं कि सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखो भाई, ऑपरेटिंग नाम जस्टिफाई कर रहा है, क्या मतलब होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का? प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक, और कुछ? हाँ, मतलब कहने का मतलब सर ये है कि जो कंपनी के मेन कोर को टारगेट कर रहा हो, है ना, वो होगा ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इन्वेस्ट करके मेरा पैसा आ रहा है या जा रहा है, समथिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, हाँ हाँ हाँ, वो सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बताओ फाइनेंसिंग का मतलब, फाइनेंसिंग का मतलब फंड रेज करना। देखो शेयर्स, डिवेंचर्स, सब कुछ इसमें ही आएगा, लोन वगैरह भी इसी में आएगा। एंड इन्वेस्टिंग में मैं आपको बता दूंगा इस, सिर्फ दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना इन्वेस्ट नहीं होता। इन्वेस्टिंग का मतलब बहुत सारी चीज़ होती हैं। अगर मैं अपनी कंपनी के लिए कोई एसेट परचेज कर रहा हूँ, डैट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टिंग, कि मैंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा है कुछ। ठीक है, हाँ, इस वजह से। अच्छा सुनो, हम बना रहे हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो है ऑपरेटिंग, एक है फाइनेंसिंग, एक है इन्वेस्टिंग। तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन है। एसेट बढ़ रही है, कैश से मतलब नहीं है ना, केवल मेरी एसेट बिना कैश के भी बढ़ जाती है, तो डेट इज़ डिफरेंट थिंग। अभी इन तीनों में से मैंने देखा ऑपरेटिंग, यार एसेट खरीद रहा हूँ, ऑपरेटिंग में नहीं हो सकता, फाइनेंसिंग तो है ही नहीं, फाइनेंसिंग में तो फंड अरेंज करना होता है। तो मैंने इन्वेस्टिंग में रखा कि मैंने अपनी एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिए कुछ पैसे, वो मेरे वहाँ गए पैसे। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, तो एक हल्का हल्का आइडिया मिल गया, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मिल गया। अच्छा, अब हमेशा याद रखना, जब हमारा चैप्टर चैप्टर कह रहा हूँ क्वेश्चन शुरू होता है, तो हम ना 3 पार्ट बना के चलेंगे। हम ए बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उससे दिखाएंगे इतना पैसा आया है, इतना पैसा गया। देन हम बनाएंगे इन्वेस्टिंग, उससे दिखाएंगे इतना आया या इतना गया। देन फाइनेंसिंग, इतना आया इतना गया। अब लेट्स से ऑपरेटिंग से 10,000 आए, है ना, इन्वेस्टिंग में मान लो 15,000 गए, एंड फाइनेंसिंग से 20,000 आए। तो मिला जुला के जो हमारी कैश है 15,000 से बढ़ गई। यस और नो? दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपको फाइनल क्वेश्चन का बता रहा हूँ, ये आपका बहुत बाद का काम है जो हम करेंगे, अभी तो हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी है बच्चों वाली। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कोई डाउट्स तो नहीं है? मतलब सर ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि क्यों, कैसे, क्या है। प्रोडक्शन नहीं, देख प्रोडक्शन एक थोड़ी सी नैरो टर्म है। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं बोलो, ये बोलो जो कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड है। हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, समथिंग रिलेटेड टू दैट। ओके, बात समझ में आई? ऑपरेटिंग में आपकी सारी चीज़, फाइनेंसिंग, देखो फाइनेंसिंग मीन्स फंड अरेंज करना। अब चाहे वो आप, मतलब कंपनी अपने लिए पैसा उठा रही है, दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग। अब कंपनी कैसे कैसे पैसे ले सकती है? लोन ले सकती है, तब पैसा आएगा। शेयर के अगेंस्ट पैसा आ सकता है, डिवेंचर के अगेंस्ट पैसा आ सकता है। तो ये 2 4 गिनी चुनी चीज़ें हैं जो फाइनेंसिंग में आती है। जो मेन दिक्कत आएगी ना गाइस आपको, वो आएगी ऑपरेटिंग में, ये थोड़ा बड़ा होता है निकालने में। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ना छोटी छोटी चीज़ होती हैं, मोटी मोटी, जो मतलब हो ही जाती हैं, उसमें गलतियाँ नहीं होती। ठीक है, जो मेन है काम वो है ऑपरेटिंग का, तो ऑपरेटिंग पकड़ लिया तो पूरा क्वेश्चन हो गया। करेक्ट?
अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है एनपीबीटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बताते हैं क्या मतलब है। जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करेंगे ना, उसका जो पहला पार्ट हम डालेंगे वहाँ पे हम डालेंगे एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर इतना था, तो ये निकालना पड़ेगा हमें। किसी भी क्वेश्चन में एनपीबीटी में निकाल के वो नहीं देखा है, निकालना पड़ेगा हमें। वो हमें क्या क्या देगा बताता हूँ। सबसे पहले तो वो हमें दे देगा नेट प्रॉफिट। ये बात सबसे पहले मैं दे देगा वो नेट प्रॉफिट। अब देखो, मैंने बताया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो, उसमें से मैंने सब कुछ माइनस करके मेरा नेट प्रॉफिट आया है। तो नेट प्रॉफिट से वापस यहाँ जाने के लिए क्या करूँगा मैं? सब कुछ प्लस कर दूंगा दोबारा। यस और नो? तो देखो, नेट प्रॉफिट में मैं क्या क्या प्लस करता हूँ, ये थोड़ी गिनी चुनी चीज़ें कैश फ्लो में जो याद रखनी पड़ती है। सबसे पहले ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। मतलब बताओ इसका मेरे को। रिजर्व्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। जस्ट इमेजिन, मेरा रॉ प्रॉफिट 150 रुपये का था। मैंने क्या कहा, ये 150 रुपये कट्टे हुए हैं, मैंने इसमें 20 रुपये निकाल के गुल्लक में डाल दिए, मैं बाद में काम आएगा, मेरा प्रॉफिट बचेगा 130 का। तो पहले, अब मेरे को ये वाला प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ जाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 20 प्लस करूँगा ना, तो ये वही प्लस करा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसके बाद डिविडेंड्स प्लस होते हैं। अब देखो, डिविडेंड आपके कई तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इंटरम डिविडेंड, आपने सुना है ये वर्ड? क्या होता है इंटरम डिविडेंड? या अच्छा, डिवेंचर में, डिवेंचर्स में मैंने बताया नहीं था इंटरम डिविडेंड? इन बताया था मैंने, आप लोग भूल रहे थे, कभी को बताओगे आपके यहाँ, फिर बताया था। इंटरम डिविडेंड इज नथिंग स्पेशल। इंटरम डिविडेंड का मतलब सिर्फ यही होता है कि साल खत्म होने से पहले साल के बीच में ही डिविडेंड दे देना। बेसिकली इंटरम डिविडेंड का मतलब ये होता है कि हम सेमी एनुअली बेसिस पे डिविडेंड जो दे रहे हैं उसको इंटरम डिविडेंड बोलते हैं। समझे? पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन। हाँ, कोई बात नहीं। उसके बाद होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या होता है प्रपोज्ड डिविडेंड? प्रपोज्ड डिविडेंड, देखो प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब पता है कि अपनी तरफ से खुद से ऑफर करना। तो कंपनी ने खुद ने ऑफर करा डिविडेंड। अब देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं। गाइस, जो इंटरम डिविडेंड होगा ना, है ना, जो इंटरम डिविडेंड होगा वो हमारा करंट ईयर का होगा, कि इस साल मैंने कितना दिया। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे 25 रुपये का डिविडेंड दिया है तो मैं वही तो प्लस करूँगा वापस जाते टाइम, है ना। अब देखो, प्रपोज डिविडेंड की ना क्या कहानी होती है, वैसी कहानी होती है कि 2018 में, अगर 2018 में मैंने कहा कि मैंने डिविडेंड प्रपोज करा लेट्स से 10,000 का, तो मैंने वो सिर्फ प्रपोज करा है, पे नहीं करा। हमेशा क्या होता है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में पे करा जाता है। ठीक है, जो 2018 वाला, सुनो सुनो, तो 2018 वाला प्रपोज करा हुआ डिविडेंड था ना मेरा, वो मैंने 19 को उसके पैसे दिए और 19 का फिर से डिविडेंड प्रपोज कर दिया। ये वाला का मैं 2020 में पैसे दूंगा, 2020 का फिर से मैं प्रपोज कर दूंगा। समझ में आई कहानी कैसे चलती है? तो सुन तो लो, मैंने करंट ईयर की पेमेंट ही तो नहीं करी इस साल, प्रीवियस ईयर वाले की तो पेमेंट करी है मैंने, है ना। समझ में ही कहानी कैसे चल रही है? सुनो मैं बताता हूँ मेरा क्या है। सुनो 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 सुनो, मेरा क्या है, फीस का, मैं ना हर महीने फीस मेरी सेम नहीं रहती। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, मैं बदलता रहता हूँ। कभी मैंने 1,000 ले लिए, कभी मैंने 1,500 ले लिए, कभी मैंने 2,000 ले लिए। हम्म। तो आप लोग क्या करते हो, अगर मैंने आपको दिसंबर की फ़ीस बताई कि बेटा दिसंबर की फ़ीस मान लो 1,200 रुपये है, ठीक है, तो आप लोग दिसंबर वाली फ़ीस या 1,200 रुपये मेरे को जैन में दोगे। क्यों सर? मेरे को टाइम तो दो फंड्स अरेंज करने का, आपने तो बोल दिया मैं घर पे थोड़े रखे हैं, पैसे लाने पड़ेंगे मेरे को जाके। फिर मैं बोलूँगा जब आपने 1,200 की, भाई जनवरी की फ़ीस तो 1,500 रुपये है, तो जनवरी की फ़ीस मेरे को कब मिली? फेब में 1,500 मिली। फेब की मैंने बोली कि इस बार फीस सिर्फ 1,000 रुपये है, तो फेब वाली फ़ीस मेरे को मार्च में मिली। बात समझ में आई? कि एक महीने पहले मैं बताता हूँ, मतलब जिस महीने की फीस मैं बताता हूँ वो फीस मेरे को अगले महीने मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है, कंपनी जब 2019 का डिविडेंड प्रपोज करेगी तो उसको पे करेगी 2020 में,
लेकिन 2019 में जो पे करेगी वो तो जो 2018 में प्रपोज करा हुआ डिविडेंड था वो तो पे करेगी ना 2019 में, या नहीं करेगी? ये बात समझ में आई? तो करंट ईयर में मैं कौन सी ईयर का डिविडेंड पे कर रहा हूँ? प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का। तो इसलिए प्रपोज डिविडेंड जो मैं प्लस करूंगा वो प्रीवियस ईयर का प्लस करूंगा, क्योंकि वो मैंने पे करा है इस साल। इस साल वाला मैंने अभी पे नहीं करा, तो उससे तो नहीं छेड़ूंगा मैं। मैंने बना के तो रखा है, प्रोविजन ही तो बनाया है। बात समझ में आ गई ना? मैंने अभी प्रपोज डिविडेंड जो करंट ईयर का है वो प्रोविजन ही तो बनाया है, मैंने गुल्लक ही तो बनाई है, मैंने एक किताबों में तो लिखा है, पैसा थोड़ी दिया है मैंने अभी। तो इसलिए उसको नहीं छेड़ूंगा। लेकिन मैंने पिछले साल वाले पे कर दिए तो उसको मैं ऐड कर लूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अच्छा, नाउ ये गाइस प्रोविजन फॉर टैक्स, इट्स अ वाइडर टर्म। ओके, अभी सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स याद रखो। इसको मैं आगे बताऊंगा और एलोबरेट करके, लेकिन अभी नहीं करूंगा। अभी सिर्फ क्या याद रखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स एनपीबीटी निकालते टाइम ऐड कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? नेट प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करना है पता लग गया? एक मैं आपकी नॉलेज के लिए एक टर्म लिख देता हूँ, ये आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? बट अगर गलती से मिल जाए तो उसको माइनस कर देना, डेट इज टैक्स रिफंड। ठीक है? ये मैं जो बोल रहा हूँ वो फुल्ली सेकंड में है, आई नो। लेकिन आपको सीएफएस में 100 में से एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको रिफंड ऑफ टैक्स देखने को मिल सकता है। ठीक है? आपको ना तो पेपर में मिलेगा ना प्रैक्टिस करते टाइम मिलेगा, बट अगर मिल जाए तो माइनस कर देना एनपीबीटी निकालते टाइम। क्या होता है टैक्स रिफंड, पता है आपको? क्यों? हाँ, जो एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरीके से कैलकुलेशन करती है, हम अपने तरीके से करते हैं। तो मान लो मैंने दे दी टैक्स के 50,000 रुपये, गवर्नमेंट ने क्या बोला, सर आपके सिर्फ 42,000 बन रहे हैं, 8,000 रिफंड ले लो। मैंने कहा दे दो। ठीक है? रिफंड आया है, क्या किया दोबारा बोल। हम्म। वहीं तो तुम लोग फंस गए। तो ये सारे तो मेरे एक्सपेंस से रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं? डिविडेंड में पे कर रहा हूँ, कैश तो कम होनी चाहिए, प्लस क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले मैंने यही चीज़ बताई थी, आप लोगों ने सुनते नहीं हो ना तुम लोग। देखो, अगर मेरे पास रॉ प्रॉफिट होता, मतलब जितना मैंने कमाया, सुनो सुनो, इसमें मेरी सारी इनकम्स प्लस कर दो, जो मेरे पैसा आ रहा है, जो जा रहा है एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। यस और नो? बट अब मेरे को नेट प्रॉफिट गिवन है, मेरे को ये वाला प्रॉफिट चाहिए। तो एक्सपेंसेस प्लस होंगे सारे, इनकम्स माइनस होंगी। समझे? बोथ ऑफ यू, बात समझ में आ गई है कि एनपीबीटी कैसे कैलकुलेट करना होता है? वैसे तो कंफ्यूज मत हो ना, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप एक क्वेश्चन करोगे ना समझ में आ जाएंगे। अभी मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर ने 4 चीज़ें लिखवा दी हैं यार, कैसे याद रहेंगी? सब याद रहेगा। क्या 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 क्या? हेलो? माई मेरा पूरा कनेक्शन। कोई नहीं, अब नहीं होगा, अपने छोड़ो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अभी मैं अब अकाउंटिंग पे नहीं जा रहा कि कैसे कैलकुलेशन करनी कैसे नहीं करनी। अभी हम किस पे जाएंगे फिलहाल, कि चीज़ें पहचानने में, कि क्या चीज़ ऑपरेटिंग में आएगी, क्या चीज़ इन्वेस्टिंग में आएगी, क्या चीज़ फाइनेंसिंग में आएगी। ओके? ठीक है? ठीक है। माई वॉइस इज क्रैकिंग। ओहो, नो इट क्रैक्ड। और अब भी क्रैक हो रही है? फाइन, कूल। चलो, तो अभी हम ना, आप लोग अपनी बुक खोल के भी चेक करोगे तो आपकी जो स्टार्टिंग की इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं,
इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, उनमें ना उसका जो कोर मतलब बताना चाह रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि क्या ऑपरेटिंग है, क्या इन्वेस्टिंग है, एंड क्या फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया हमें मिल चुका है। अब मतलब सेल परचेज क्या होगी, फाइनेंसिंग होगी, इन्वेस्टिंग होगी या ऑपरेटिंग होगी? सेल और परचेज ऑपरेटिंग होगी। ठीक है, मतलब समझ जाओ यार। देखो, अगर मैं कहीं एसेट वगैरह खरीद रहा हूँ अब देखो, इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है जब मैं एसेट परचेज करूँगा। अगर मैं एसेट परचेज करूँगा तो इन्वेस्टिंग वो होगी ही होगी। ठीक है, अगर मैं एसेट सोल्ड करूँगा ना, तब भी वो इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले इन्वेस्ट करे, मेरा पैसा कम हुआ। अब जो मैंने इन्वेस्ट करी, अब देखो एक बात सुनो, मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे। क्या करे? शेयर्स परचेज करे। तो मतलब मैंने इन्वेस्ट करे उस कंपनी में, मेरे पैसे कम हो गए, है ना? ओके, अब 5 साल बाद अगर मैं उन्हीं शेयर्स को रीसेल कर दूं, है ना, तो मेरे पैसे आएंगे ना, ज़्यादा पैसे आएंगे, कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला जुला के। तो मैं ये तो कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करी थी मैंने, इससे मेरी इतनी कमाई हो गई, है ना। सिमिलरली अगर मैं एसेट बेचूंगा तो एसेट के लिए मैं यही कहूँगा, मैंने पहले इन्वेस्ट करे थे एसेट्स में, उस इन्वेस्टमेंट को, उस एसेट वाली इन्वेस्टमेंट को बेच करके मेरा इतना पैसा आ गया। गॉट इट? सेम। अब देखो भाई, देखो शेयर्स में कंफ्यूज ना होना प्लीज़। शेयर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक शेयर्स जो मेरी कंपनी के हैं, जो मैंने, जो जनरल पब्लिक ने मेरे से खरीद रखे हैं, वो होते हैं फाइनेंसिंग वाले, जिससे मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, दूसरे टाइप के शेयर्स जो किसी थर्ड कंपनी के हैं, जो मैंने खरीदे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैंने उस कंपनी में खरीदे हैं, मैंने उन्हें पैसा दिया है, तो ये इन्वेस्टिंग में आते हैं। शेयर्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गई दो चीज़ क्या बोली मैंने, दो शेयर किस टाइप के बोले मैंने? पक्का? हर कंपनी के अलग शेयर हैं। मेरी कंपनी के शेयर बाहर जनरल पब्लिक खरीद रही है, तो वो फाइनेंसिंग में जाएगा, मेरे पास पैसा आएगा। किसी तीसरी कंपनी के शेयर मैं खरीद रहा हूँ, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना। नाउ व्हाट्स योर होमवर्क, कि आपको स्टार्टिंग की इलस्ट्रेशंस पढ़नी है, समझनी है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, समझने हैं। इलस्ट्रेशंस देखो अपनी, 1 2 3 4 5 6 आपकी कुछ ऐसी होंगी, जहाँ पर आपका अकाउंट नहीं बनवा रहा होगा, ये आपकी 5 तक है। आज मैंने ज़्यादा नहीं कराया क्योंकि सक्षिंदर इज़ नॉट विद अस, कल से हम शुरू करेंगे, है ना। अभी मैंने बेसिक बता दिया है आपको क्या करना है। देखो, जैसे इसमें पूछ रखा है कैश सेल्स, क्या है कैश सेल्स, फिर ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, या फिर फाइनेंसिंग है। एंड एक चीज़ और याद रखना गाइस प्लीज़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने मेंशन नहीं करी ऊपर क्योंकि वो बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, इन चारों चीज़ों के अलावा एक और चीज़ याद रख लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो इन तीनों में नहीं जाएगा। ठीक है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रहेगा ना वो तो। हाँ जी, तो देख लोगे, अब कर लोगे। परचेज ऑफ बिल्डिंग कहाँ जाएगा, कहाँ जाए? इन्वेस्टिंग। ठीक है, ऐसे इन चारों पांचों क्वेश्चंस को कर लेना, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, वो पांचों इलस्ट्रेशन कर लेना। इससे क्या होगा, आपका एक ना पूरी रिफ्रेश हो जाएगा आपका माइंड कि क्या चीज़ कहाँ जाएगी। तो कल जब हम चीज़ें शुरू करेंगे ना, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगी कि सर ये डेटर को पेमेंट कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग में क्यों डाल रहे हो आप। ठीक है, वो चीज़ आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी कल तक। हो जाएगा इतना? कोई दिक्कत? पक्का? चलो, तो इज इट इनफ फॉर टुडे? टाइम क्या हो गया, 2:16 हो गए, है ना। चलो, ओके, तो मैं वीडियोस दोनों माही को भेज दूंगा, तू डाल दियो वीडियो, ना डाले तो मेरे को बता दियो, मैं कर दूंगा, ठीक है। और थोड़ा देख के डालियो कि वॉइस जो है वो मिसमैच ना हो। ऑल तो मैंने स्टार्ट की सोच के करी थी कि ज़्यादा गैप ना आए, 1 2 सेकंड का फ़र्क आया होगा, अगर आया होगा तो आगे पीछे करके अपना कोऑर्डिनेट कर दियो, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।